चलो, सब आ गया है। स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं आपसे। कुछ रैंडम सा सवाल है, इसका आंसर दीजिएगा सब। अगर प्रीवियस क्लास किए होंगे अच्छे से तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मीथेन। इग्निशन टेम्परेचर कितना होगा मीथेन गैस का? देख लेते हैं रिस्पॉन्ड, नहीं तो फिर ऑप्शन भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार रिस्पॉन्ड देख लेते हैं। चलो ठीक है। मीथेन गैस का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण देखने से लग रहा है। ठीक। ठीक। मीथेन गैस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं चैट में। 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रीवियस क्लास में हम बताए थे आपको याद रखने के लिए कि 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ये इग्निशन टेम्परेचर होता है किसका सर? मीथेन गैस का। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई मीथेन का प्लस एयर का मिश्रण हो और उसमें ब्लैक डैम का मात्रा कितना परसेंट से ज़्यादा हो जाए तो आग लग ही नहीं सकता है, आग नहीं लगेगा। मीथेन प्लस एयर का मिश्रण कितना प्रतिशत से ज़्यादा हो जाए, मीथेन और प्लस एयर का मिश्रण है, उसमें ब्लैक डैम कितना मात्रा में रहेगा तो विस्फोट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे अगर आपका दिक्कत होगा तो। चलिए ऑप्शन दे ही देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा है 35%, तीसरा है 40% ब्लैक डैम्प और चौथा है 50% ब्लैक डैम्प। बताइएगा, 25% ब्लैक डैम्प रहेगा अगर, तो मीथेन प्लस एयर का जो मिश्रण है उसमें आग नहीं लगेगा, विस्फोट नहीं होगा। या 35% होगा, या 40% या 50%। मीथेन का कोई भी कंपोजिशन हो, चाहे एक्सप्लोसिव लिमिट में भी क्यों नहीं पाया जाता हो, बताइएगा। 35 डिग्री 35%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 35%। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा अगला क्वेश्चन तो कॉमन ही है यार, तो चलो इसका आंसर क्या ही बता। ऑक्सीजन कितना से कम प्रतिशत रहेगा तो कोई भी चीज़ नहीं जलेगा। ठीक है, मतलब विस्फोट नहीं होगा, बेसिकली जलेगा और नहीं जलेगा वो अलग मैटर है। जब कोल डस्ट एक्सप्लोजन होता है या एक बार स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो चुका होता है, एक्टिव फायर है, ऑक्सीजन धीरे मतलब अगर 2% से ऊपर रहता है तो धीरे धीरे जलता है, हल्का हल्का धुआं आता है ना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन होने के लिए मिनिमम कितना प्रतिशत ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए यार, सबको पता होना चाहिए। 12%, जी बिल्कुल। 12%, 12.1% भी कहिए, बहुत सारे किताब में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए मीथेन गैस प्लस एयर का मिश्रण है, कोई एक मिक्सचर बनाया है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस कितना प्रतिशत तक डाल देंगे तो इसमें जो डिले होता है यानी लैग ऑन इग्निशन पूरा गायब हो जाएगा। डिले नहीं होगा, एकदम एक्सप्लोजन होने में एक क्षण का भी डिले नहीं होगा। मिली सेकेंड तक का अंतर नहीं होगा, उससे भी छोटा जो पकड़ सकते हैं, नैनो सेकेंड का भी अंतर इसमें नहीं होगा। जैसे स्पार्क मिलेगा, फटाक से एक्सप्लोड हो जाएगा। बताइएगा, कितना प्रतिशत हाइड्रोजन रहे, क्या कितना से ज़्यादा प्रतिशत हाइड्रोजन रहे तो उस कंडीशन में मीथेन प्लस एयर में जो डिले है वो खत्म हो जाता है। ऑप्शन दे देते हैं आपको, चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा 25%। सेकेंड ऑप्शन है 30%। थर्ड ऑप्शन है 35%। एंड फोर्थ ऑप्शन है 100%। बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए? 25%, 30%, 35% या 100%? हाइड्रोजन गैस कितना प्रतिशत रहेगा तो डीले खत्म हो जाएगा, डीले खत्म हो जाएगा? बताइएगा, अपना तुक्का लगाइए, जो लगाना है लगाइए, आंसर हम देख रहे हैं। 30% कह रहे हैं, जी बिल्कुल 30% कह रहे हैं। ठीक है, 30% इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है आप। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा, है ना।
चलो देखो, ऐसा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं ना जो आप याद नहीं करिएगा रेगुलर बेसिस पे, तो आपको शायद याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, ओके, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, हम एयर का सैंपल लिए, ठीक है, हम एयर का सैंपल लिए। एयर सैंपल लेने के बाद मान लीजिए एक्स परसेंटेज गैस निकला, ठीक, एक्स परसेंट गैस मान लीजिए निकला। अब हमको हर 24 घंटे के अंतराल पे सैंपल लेना पड़ रहा है, तो बताइएगा ये एक्स परसेंट गैस कितना होगा। मीथेन गैस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मीथेन गैस की, कि मतलब एक एयर सैंपल आप कलेक्ट किए, उसमें मीथेन गैस का जांच किए तो पता चला एक्स परसेंट है। उसके बाद हर 24 घंटे के अंतराल पे आपको सैंपल लेना पड़ रहा है, तो बताइएगा ये एक्स प्रतिशत गैस कितना होगा। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको, एक सेकेंड, ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स प्रतिशत हो जाएगा 10%, दूसरा हो जाएगा 1.25%, तीसरा हो जाएगा 0.75%, और चौथा ऑप्शन है 0.8, पूरा डिटेल में छोड़ा 86 होता है, बट चलो 0.8%। इसका आंसर बताइएगा, तुक्का मार सकते हैं आप। देखते हैं, 0.8%, जी बिल्कुल 0.8% रेगुलेशन में भी दिया हुआ है। कल इसके बारे में हम बहुत ही गहन डिटेल में आपको बताए थे। ठीक है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोडर, एक्सप्लोडर इनमें से क्या है। पहला, इंट्रिंसिकली सेफ है। एक एक्सप्लोडर के बारे में हम पहले बताते हैं। एक एक्सप्लोडर है जो 125 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो बताइएगा ये इंट्रिंसिकली सेफ है, फ्लेम प्रूफ है, बोथ है, या फिर नन है। बताइएगा। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखे हैं टर्म, लेकिन आपको समझना चाहिए। चलिए, बड़ा कम आंसर, इंटेंसिकली सेफ बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इंटेंसिकली सेफ है। डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिकली सेफ का क्या पढ़े थे भैया, 25 वोल्ट से कम इलेक्ट्रिसिटी पे अगर चल रहा है, ठीक है, जो कि डीजे दशमलव में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप उसको इंट्रिंसिकली सेफ कहेंगे। लेकिन एक्सप्लोडर का ढांचा कुछ ऐसा बनाया जाता है कि इसमें जो सेकंड है वो बहुत ही मिली सेकंड तक रहता है, अगर करंट है तो बहुत ही मिली सेकंड तक रहता है, इसीलिए इसको एक्सेप्शनल केस मान के हम इंट्रिंसिकली सेफ में रखते हैं। ये उसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्लास में हम बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक एटमॉस्फेयर है, ठीक, इस एटमॉस्फेयर में यानी स्पेस में, माइंस के अंदर में कोई स्पेस है, उस स्पेस में कोल डस्ट का मात्रा कितना रहेगा। कोल डस्ट का मात्रा, में एटमॉस्फेयर का बात कर रहे हैं, कोई सरफेस पर नहीं, कोल डस्ट का मात्रा कितना ग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा। तो उस कंडीशन में कोल डस्ट एक्सप्लोजन होने के बहुत ज़्यादा आसार यानी चांसेस होते हैं। कितना प्रतिशत तक, चलिए कितना ग्राम तक, ऑप्शन दे दे रहे हैं, चलो ऑप्शन दे दे रहे हैं। 20 ग्राम पर मीटर क्यूब, तीसरा दो सेकंड ऑप्शन है 30 से 40 ग्राम पर मीटर क्यूब, सेकंड है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, और थर्ड है 100 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट सब में मीटर क्यूब है, अगर आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा है तो। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। एटमॉस्फेयर है सर, है ना, कैमरा ऑफ कर लीजिए। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कोल डस्ट का कुछ मात्रा है, तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन का सबसे ज़्यादा खतरा है, वो मात्रा कितना होना चाहिए। 20 ग्राम पर मीटर क्यूब, 30 से 40 ग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, या 100 ग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए देख लेते हैं आंसर। 30 से 40 ग्राम पर मीटर क्यूब, जी बिल्कुल सही कहा आपने, 30 से 40 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, स्पेस में मात्रा। मेरा अगला सवाल है, अगर कोई सरफेस पे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई सरफेस है, तो उस कंडीशन में उस सरफेस पे कितना होना चाहिए मात्रा। ठीक है, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, दूसरा है 20 ग्राम पर मीटर क्यूब, सेकेंड थर्ड ऑप्शन है 30 से 40 ग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब,
छोड़ो ना। और चौथा है नन ऑफ दीज। बताइएगा कौन सा आंसर आपको लगता है कि सही होगा। अगर सरफेस में मतलब एक सतह है, कोई भी सतह है, उस सतह में कोल डस्ट का कुछ मात्रा बैठा हुआ है, कोल डस्ट कुछ बैठा हुआ है, तो उसका कितना मात्रा रहेगा, कितना से ज़्यादा मात्रा रहेगा, तो उस कंडीशन में उसमें कोल डस्ट एक्सप्लोजन और उसको फैलाने का खतरा होता है। कोल डस्ट एक्सप्लोजन को फैलाने का या होने का खतरा होता है। बताइएगा। सतह की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर या स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मात्र दो तीन लड़का बता पाया शायद। सी कह रहे हैं। नहीं, इसका हो जाएगा 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए बताते हैं। देखो कोल डस्ट हवा में, अगर कोल डस्ट का मात्रा है तो हवा में जो कोल डस्ट है वो होना चाहिए कितना, 30 से 40 ग्राम। 30 से 40 ग्राम पर मीटर क्यूब। ऑब्वियस सी बात है, हवा में स्पेस का बात कर रहे हैं तो 30 से 40 ग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। अगर हम हवा में बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, स्पेस में, एटमॉस्फेयर में, माइंस का एनवायरमेंट में, ये सब अगर टर्म का यूज़ कर रहे हैं तो 30 से 40 ग्राम। लेकिन हम बोलेंगे कि कोई सरफेस में बैठा हुआ है, चाहे पीठ मतलब फ्लोर पे बैठा हुआ है, आपका वाल पे बैठा हुआ है, कोई मशीन रखे हैं उसके सरफेस पे बैठा हुआ है, तो वो अगर विस्फोट होगा तो विस्फोट को फैलाने के लिए, होने के लिए 1 ग्राम पर मीटर क्यूब इनफ है कोल डस्ट का मात्रा। 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। 1 ग्राम कितना होता है, एक कागज अगर आप देखे हैं, ऑब्वियस सी बात है, देखे हैं, किताब का पन्ना उलटिएगा, जो पन्ना का मोटाई होगा ना एक पेज का, उतना मात्र उतना पतला लेयर अगर बना लेता है ना कोल डस्ट का, तो वो इनफ है। ठीक है, वो काफ़ी होता है। ठीक, इसको आप ऐसे समझिएगा कि अगर आप कोई गाड़ी या कोई सामान, जैसे हेलमेट है, ठीक है, हेलमेट जो सेफ्टी कैप आप पहन के जाते हैं, वाइट कलर का है, आप जहाँ पे कोल डस्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है, जैसे बंकर वगैरह है, कटिंग का काम चल रहा है, उस जगह पे वाइट टोपी पहन के जाइए, बैठिए 2-3 घंटा, उसके बाद आप फिर वापस आइए और उस टोपी को ऊपर से छू के देखिए, आपको हाथ में पूरा एक लेयर बन जाएगा, हाथ में कोल डस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये क्या है, ये इनफ है। ठीक है, 1 ग्राम पर मीटर क्यूब इनफ है कोल डस्ट एक्सप्लोजन को फैलाने के लिए या करवाने के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ कर देंगे, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए नहीं किए, 2-4 को छूटा हुआ था, उसमें हमको कुछ सुधार करना था। ठीक है, इसलिए नहीं किए, कर देंगे, एक ही बार में कर देंगे, दोनों दोनों तीनों चैप्टर जो जहाँ तक करवा रहे हैं। चलिए, बाकी तो हमको लगता है कि हम करवा दिए होंगे। ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ छोड़े नहीं है, बाकी आपका करवा दिए थे। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सप्लोजन 3 टाइप का होता है, हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, 3 टाइप का एक्सप्लोजन ज़्यादातर माइंस में होता है। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन 3 टाइप का जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिकॉर्न है। ठीक है, जैसे फायर डैम, फायर के चलते होगा, मैथेन के चलते होगा, कोल डस्ट एक्सप्लोजन कोल डस्ट के कारण होगा, हो सकता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो फायर डैम, या कभी हो सकता है नहीं रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो सब अलग मैटर है, लेकिन होता उसी के कारण। ठीक है, बाकी हम प्रीवियस क्लास में सब पूरा डिटेल में बताए थे कि परसेंटेज ऑफ लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी आप कैसे निकालते हैं किसी भी गैस का, कोआ डायग्राम के बारे में बताए थे कि क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर आइडिया दिए थे आपको, है ना, फायर डैम एक्सप्लोजन कैसे कैसे रोका जा सकता है, कितना कितना परसेंट गैसेस होना चाहिए, इसमें कुछ बहुत सारा पॉइंट था। कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को हम कैसे रोक सकते हैं ना, कितना ग्राम होना चाहिए एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट होने के लिए, सरफेस में कितना होना चाहिए। ठीक है, एक बार मिक्सचर में आग लगने के लिए कितना होना चाहिए। ठीक है, जब कभी भी कोल्ड डस्ट में आग लगता है तो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कोल कहीं पे कोल का डस्ट है, तो उसमें ये आग लगाने के लिए इनफ होता है। 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा तो ये इग्नाइट कर देगा, कोल डस्ट को जला देगा, चाहे किसी भी कारण से हो, स्पार्क हो, कुछ भी हो। फायर डैम जरूरी नहीं है कि वही है रहेगा तभी होगा। ठीक है, हाँ, बाकी 1 ग्राम वाला मैटर भी बताए थे आपको। चलिए अभी हम लोग आते हैं, ये सब टर्म क्लियर कर दिए थे कि परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर रहता है तो क्या होता है, पेट्रोल वाला एग्जांपल दिए होंगे, फाइननेस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताए थे, है ना, कंबस्टेबल मटेरियल, मॉइस्चर, फायर डैम्प, कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब नहीं अगर देखे हैं ध्यान से तो एक बार वीडियो को देखिएगा प्रीवियस क्लास वाला। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अगला है टॉपिक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। कोल डस्ट से कैसे बचें, एक्सप्लोजन ना हो माइंस में, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे कोल डस्ट को लेकर, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है,
तो कोल डस्ट का विस्फोट को लेकर के सबसे पहले बोला गया है कि भैया हम ऐसा उपाय करेंगे कि कोल डस्ट बने ही नहीं, ठीक है ना, कोल डस्ट बने ही नहीं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वर्किंग फेसेस, हॉलेज, रोडवेज या कहीं पर भी जहाँ पर भी आदमी काम कर रहा है उस जगह कोल डस्ट ना बने, उसके लिए हमको बहुत सारा उपाय करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला टर्म बोला गया है, इसको हम ऐसे करते हैं कि दो तीन तरीका में बांटते हैं। पहला है कि बने ही नहीं ऐसा उपाय करें, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन हो ही नहीं सके, फॉर्मेशन नहीं हो सके कोल डस्ट का, ऐसा उपाय करेंगे। दूसरा क्या है, अगर फॉर्मेशन हो गया है तो उसको रोकने का उपाय करेंगे, सप्रेस करने का उपाय करेंगे, ठीक है। तो सप्रेस करने का उपाय करेंगे, जैसे वाटर स्प्रिंकलर करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब सप्रेशन करने का मेथड है ना। और अगर मान लीजिए उससे भी उपाय नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तब हम लोग डस्ट मास्क का उपयोग कर सकते हैं या बहुत सारा जो पीपीई आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके अंदर में बहुत सारा चीज़ आता है, जो आप जूता पहनते हैं कैनवास वाला, गमशू वाला, टोपी पहनते हैं, कान में ईयर पम्प लगाते हैं, डस्ट मास्क लगाते हैं, रेस्पिरेटर लगाते हैं, ये सब कुछ आपका डस्ट मास्क, ये सब कुछ आपका पीपी के अंदर में ही आता है। तो देखो कोल्ड डस्ट को रोकने का, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने का क्या उपाय है, सबसे पहले बोला गया है कि फॉर्मेशन होने से हम बचाएंगे, कोल्ड डस्ट बने ही नहीं ऐसा हम उपाय करेंगे। दूसरा बोला गया कि उसको हम सप्रेस कर देंगे, सप्रेस का मतलब है कि उसको हम दबा देंगे, चाहे वाटर का स्प्रिंकलर करके हो चाहे स्टोन डस्ट का स्प्रिंकलर करके हो। और तीसरा होता है डस्ट मास्क का उपयोग हम कर सकते हैं, पीपी, जिस जगह पे हमको काम करना पड़ रहा है उस जगह पे, ठीक है। तो अब समझते हैं एक एक टर्म को। बेसिकली इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है तो इसमें डाटा ज़्यादा है नहीं, फिर भी एक बार हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड डस्ट को रोकेंगे, इसके बाद इसका फैलाव को रोकेंगे, गीला करके रखेंगे, चाहे आप स्टोन डस्ट से कीजिए चाहे आप वाटर से कीजिए, ठीक है। और स्टोन डस्ट बैरियर, वाटर बैरियर हम का प्रोविजन बनाएंगे, है ना। चलो यहाँ पे हमको दो टर्म याद आ रहा है, देखो, वाटर डस्ट सप्रेशन मेथड। डस्ट सेपरेशन का मेथड का मतलब होता है डस्ट को दबा देने वाला मेथड। तो इसमें दो मेथड जनरली आते हैं, दो तरीका का इस्तेमाल किया जाता है, दो सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पहला सिस्टम है वाटर स्प्रेइंग, चाहे किसी भी तरीके से आप छीटिए, टैंकर से छीटिए, स्प्रिंकलर से छीटिए, मशीन में ही लगा दीजिए छोटा छोटा पाइप, कुछ भी कीजिए, बस पानी का छिड़काव कीजिए, पहला तरीका ये है। दूसरा है स्टोन डस्ट का छिड़काव करना, और स्टोन डस्ट का छिड़काव करना, वाटर का छिड़काव करना। देखो कोई भी चीज़ में जब हम पानी डाल देते हैं तो उसका जो डस्ट है वो सप्रेस हो जाता है, बैठ जाता है, और वो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। अब अगर हम उसमें आग लगाएंगे तो जलेगा नहीं। इसको इससे समझिए कि मान लीजिए एक सूखा लकड़ी है, उससे अगर आप चूल्हा जलाना चाहते हैं तो आपको 10 मिनट का मशक्कत करना पड़ेगा, चूल्हा बढ़िया जल जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही लकड़ी को हम पानी में डुबा दें, 10-15 मिनट डुबा के रखें, उसके बाद फिर उसको निकाल के आपको दें जलाने के लिए, तो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा लग जाए आपको जलाने में, ठीक है। तो वाटर स्प्रे अगर कर दिया जाए तो जितना भी कोल्ड डस्ट होता है वो पहला बात दब जाता है और उसमें मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर जब ज़्यादा आ जाता है तो उस कंडीशन में वो कोयला जल्दी जलता नहीं। तो ये उपाय करते हैं माइंस में, ठीक है। ये हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में हो, ओपन कास्ट माइंस में हो, जहाँ पे कोल्ड स्टॉक चल रहा हो, सभी जगह पे हम लोग वाटर स्प्रिंकलर करते हैं। लेकिन वाटर स्प्रिंकलर कभी कभी क्रिएट करता है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए बीसीसीएल नाम का एक कंपनी है जो कोयला का प्रोडक्शन करती है, और इसके पास कोयला है स्टॉक में, ठीक है, स्टॉक में कोयला रखा हुआ है ना। अब ये डीवीसी को कोयला देती है, डीवीसी क्या है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, पहले इसका माइंस हुआ करता था बट अभी नहीं है। तो डीवीसी जो है वो बिजली बनाने वाली एक कंपनी है, जिसको पता होगा बताइएगा यस नो। बिजली बनाने के लिए उसको कोयला का आवश्यकता करता है, तो वो बीसीसीएल से बोला कि भैया हमको कोयला दे दो। अब डीवीसी के पास जब कोयला जाता है तो डीवीसी उसका लेबोरेटरी जांच कराता है, लेबोरेटरी में जाके जांच करवाता है, टेस्ट करवाता है कोयला का, ठीक है। लैब में डीवीसी का लैब हो, डीवीसी का खुद का लैब हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी को हायर कर सकता है, ठीक है। जनरली थर्ड पार्टी हायर नहीं करता है, खुद का ही रखता है ना। घपला वाला थोड़ा तरीका है इसमें। तो लैब में जांच कराने के बाद देखेगा कि इसमें वॉलेटाइल मैटर कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, यूजफुल हीट वैल्यू कितना है, कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, ये सब चीज़ का जांच करेगा, और जांच करने के बाद फिर एक पैसा डिसाइड करेगा, और लैब लैब वाला जो है वो पैसा बीसीसीएल को देगा, मतलब डीवीसी वाला जो है वो पैसा देगा। जैसे बीसीसीएल बोला कि मेरा 1000 रुपया पर किलो का हिसाब से पैसा दो, लेकिन डीवीसी वाला जांच कराया और बोला कि नहीं, आपका 925 रुपया
पर किलो के हिसाब से हम देंगे, क्योंकि आप बोले थे कि मॉइस्चर कंटेंट इसमें 10% होगा, लेकिन आप जो कोयला दिए हैं उसमें जांच करने के बाद देखिए लैब का रिपोर्ट, इसमें मॉइस्चर कंटेंट 50%, ठीक है। तो इस हिसाब से तय होता है। बीसीसीएल का एक मार्केटिंग वाला टीम बैठता है, डीवीसी का मार्केटिंग वाला टीम बैठता है हर महीना, है ना। महीना में दोनों बैठ के ऑडिट करता है, तो सामने से बार्गेनिंग होता है, मोल मोलाई होता है, समझे। तो ये सब चीज़ होता है जनरली। तो हम क्या बता रहे थे, वाटर स्प्रिंकलर करने से प्रॉब्लम क्या होता है, जब मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है ना सर, मॉइस्चर कंटेंट जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, तो उस कोयला का रेट घट जाता है, ठीक है, उस कोयला का रेट घट जाता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा आने के बाद फिर थोड़ा सा कोयला भारी हो जाता है और उसको दिक्कत होता है जलाने में, पावर प्लांट में उसको लिए अलग से उसको सुखाना पड़ता है, स्टॉक चाहिए होता है, ज़रूरत जगह चाहिए होता है, इसके लिए थोड़ा सा रेट घट जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, दो ही तरीका है, वाटर स्प्रिंकलर कर दीजिए और एक क्या है, स्टोन डस्टिंग कर दीजिए, ठीक है। वाटर स्प्रिंकलर जब करते हैं तो हम लोग जो सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, बताइएगा उस सैम्पलिंग मेथड का नाम क्या है। चलिए बताइएगा। अगर किसी जगह पे वाटर स्प्रिंकलर किया जा रहा है, तो उस जगह पे सैंपलिंग लिया जा रहा है वाटर का, जहाँ जहाँ स्प्रिंकलर करते हैं वहाँ पे कोल का थोड़ा सा हम सैंपल लेते हैं, तो बताइएगा उस सैंपलिंग मेथड का नाम क्या है। चलो एक बार आप देख लेते हैं कमेंट सबका, इसमें थोड़ा सा हम समय दिए थे आपको सोचने के लिए, देखते हैं एक मिनट। चुप सैम्पलिंग, सॉरी, चिप सैम्पलिंग, चिप सैम्पलिंग नहीं है, स्पॉट सैम्पलिंग कह रहे हैं, डिली पुलिकॉन, ये क्या आ गया यार। बंकर किसको बोलते हैं सर, थोड़ा बता दिए, बता देंगे बाबू। सर जो सीएमआर, अच्छा पीपीटी वाला भेजे थे, ठीक। चलो देखो समझाते हैं। स्टोन डस्ट और वाटर स्प्रेइंग, दो टाइप का सैम्पलिंग मेथड होता है, एक होता है स्प्रिट सैम्पलिंग, स्पॉट सैम्पलिंग, और एक होता है स्ट्रिप सैम्पलिंग, ठीक है। तो जहाँ पे ज्वलनशील गैस है, यानी कि स्टोन डस्ट अगर हम छिड़काव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, स्टोन डस्ट की कंडीशन में स्ट्रिप सैम्पलिंग करते हैं। कौन सा सैम्पलिंग करते हैं, स्ट्रिप सैम्पलिंग करते हैं। और अगर वाटर का कर रहे हैं हम, कहीं पे छिड़काव कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म को एकदम याद रखिएगा। पानी का छिड़काव जिस जगह पे करते हैं उस जगह पे सैम्पलिंग मेथड जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं स्पॉट सैम्पलिंग। क्या कहते हैं, स्पॉट सैम्पलिंग। स्टोन डस्टिंग का छिड़काव कर रहे हैं, स्ट्रिप सैम्पलिंग, ठीक है। स्ट्रिप सैम्पलिंग स्टोन डस्टिंग में, वाटर का स्प्रेइंग कर रहे हैं तो स्पॉट सैम्पलिंग। ये चीज़ को एकदम दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। बाकी अब धीरे धीरे हम आगे आते हैं। चलिए अब फेस में हम लोग डस्ट ना बने इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो हम आपको मोटा मोटी बता दिए, वही सब चीज़ बार बार घुमा घुमा के लिखा होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे कि वाटर का छिड़काव किया जाएगा सर, है ना, पानी का छिड़काव किया जाएगा। लेकिन एक टर्म बोला गया है कि अगर लॉन्गवाल फेस है, फॉर एग्जांपल ये आपका फेस है, तो लॉन्गवाल फेस में 45 डिग्री पे हम एक होल करते हैं, 45 डिग्री पे हम एक होल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस होल में हम हाई प्रेशर के साथ पानी डालते हैं। इस होल में पानी डालने से क्या होगा, इसके आसपास में जो स्टार्टा है या जो भी कोयला है उसमें भी हल्का हल्का पानी चला जाता है, जिसके कारण उसमें से डस्ट नहीं निकलता। कोयला ऑलरेडी गीला हो चुका है, कोयला में ऑलरेडी पानी जा चुका है। अब हम अगर काटेंगे तो थोड़ा सा कम डस्ट निकलता है, ठीक। जनरली क्या है, अगर कोल का सीयरर है, जैसे लॉन्गवाल में जो सीयरर होता है, ठीक है, लॉन्गवाल में जो सीयरर होता है, सीयरर में दो पार्ट होता है, एक होता है आपका फ्रंट पार्ट जिसको हम अपर पार्ट भी कहते हैं, और एक होता है आपका बैकवर्ड पार्ट जिसको हम लोग लोअर पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। अपर पार्ट से 75% और लोअर पार्ट से 25% तक कोयला को काटते हैं। तो इन दोनों में हम लोग स्प्रिंकलर लगाते हैं, मतलब एक पतला पतला पाइप लगा रहता है जिसमें से पानी का छिड़काव होते रहेगा। तो जब कभी भी हम कोयला काटेंगे तो कोयला के काटते काटते साथ ही साथ हम लोग पानी का छिड़काव भी करते हैं। जितना भी कटिंग मशीनरी है, जैसे कोल कटिंग मशीन जिसको हम सीसीएम कहते हैं, कंटिन्यूअस माइनर है जिसको हम शटल कार के साथ जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग वाल अगर सीयरर है उस जगह पे, ठीक है। हाई वाल अगर सीयरर है, हाई वाल में जो माइनर है तो होता है
उस जगह पे। पैकवाल नहीं हो गया, सॉरी। हाईवाल के बाद आपका ऑगर माइनिंग जो है, ठीक है, ऑगर माइनिंग है इस जगह पे। इन सभी जगह पे हम लोग स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ से कोयला काटा जा रहा है उस जगह पे कुछ ना कुछ पानी छिड़का जाता है। मशीन में ही फिटेड रहता है मोटर से, तो हल्का 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 पानी छिड़कता है, जिससे जो डस्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, वहीं पे बैठ जाता है। ठीक है, तो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है डस्ट को फैलने का, डस्ट फैलने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, डस्ट फॉर्मेशन चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा बोला गया है कि वाटर स्प्रे करना है कोल कटिंग मशीन का पिक्स और सीयरर के पास, जो हम आपको बोले हैं घुमा फिरा के लिखा रहेगा, यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, शार्प पिक का इस्तेमाल करते हैं, शार्प पिक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो पिक्स रहेगा यानी कि जो छुरा रहेगा सर, वो छुरा एकदम नुकीला रहेगा। छुरा को हम लोग नुकीला भी करते हैं, बीच बीच में उसको खोल के मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो छुरा जो होता है नुकीला रहता है, हम नुकीला रखेंगे। अगर तेज धार वाला छुरा नहीं है तो क्या होगा, अगर तेज धार वाला छुरा नहीं है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, डस्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि सही से कोयला को काट नहीं पाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यही आपका लिखा हुआ है कुल मिला करके। एक टर्म है यहाँ गमर, GUMMER, गमर। और एक टर्म होता है डस्ट एक्सट्रैक्टर, डस्ट एक्सट्रैक्टर। देखो, डस्ट एक्सट्रैक्टर का ही कैटेगरी में गमर भी आता है। गमर क्या चीज़ है समझते हैं। जहाँ से ज़्यादा डस्ट निकल रहा है ना, जैसे एक एक चीज़ आता है, अगर आप देखे होंगे तो चूहा अगर आपका घर में ज़्यादा होगा तो आप देखे होंगे एक ठो ऐसा बिछाने वाला चटाई जैसा छोटा सा रहता है, उसमें बहुत सारा गोंद लगा रहता है। उसको कहीं पे आप रख दीजिएगा जहाँ चूहा आता है, जनरली उसके आसपास खाना है अगर, तो चूहा जब इसमें से गुजरता है तो उसका पैर चिपक जाता है इसमें, और जितना वो निकलने का कोशिश करता है उतना ज़्यादा इसमें चिपकता जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखे हैं, कोई बताइएगा यस या नो। तो उसी तरह से गमर भी होता है। गमर में भी कुछ वैसा ही गोंद टाइप का लगा रहता है, और जितना भी डस्ट निकलता है वो डस्ट इसमें बैठता है, और बैठने के बाद वो निकलता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा गीला रहता है। उतना गीला नहीं कि हाथ चिपक जाएगा तो निकलेगा नहीं, उतना गीला नहीं। हाथ अगर रखिएगा तो फिर आप निकाल सकते हैं, लेकिन बात है कि हाथ थोड़ा चट चट करेगा। लेकिन डस्ट जब बैठता है तो डस्ट बैठने के बाद बस बैठ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, डस्ट बैठने के बाद फिर डस्ट को ऐसा हटाना नहीं पड़ता अलग से। ठीक है, अलग से उड़ने का खतरा नहीं रहता है कि तुम जो हवा चले, तेज हवा चले तो हमको ऐसा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, चलिए, चिपकौआ गम। ओके, ठीक है। तो कोल कटिंग मशीन, वही बोला गया कि पानी का छिड़काव करेंगे मशीनरी में 45 डिग्री में, लॉन्ग वाल फेसेस में हम पानी को घुसा देते हैं। स्प्रे किया जाएगा पानी को, पिक्स को, छुरा को तेज रखा जाएगा, है ना। कटिंग जितना भी ये है, गमर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डस्ट एक्सट्रैक्टर का ही एक एग्जांपल आता है गमर। दूसरा होता है खींचने वाला, जो थोड़ा सा शक करता है, उसमें एग्जॉस्ट टाइप का पंखा लगा रहता है, और उसके अंदर में जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, घर में साफ करते हैं तो वो खींचता है, बिल्कुल ऐसे ही एक्सट्रैक्टर होता है। तो एक्सट्रैक्टर में जनरली एक गम वाला आता है, एक आपका एक्सट्रैक्टर यानी पंखा वाला आता है। तो गमर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पंखा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम पानी का नहीं छिड़काव कर सकते हैं तो स्टोन डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट फायरिंग में अगर हम कर रहे हैं तो शॉर्ट फायरिंग केबल वेबल जितना भी है, शॉर्ट फायरिंग का तरीका वो सही से रहे, सही से ब्लास्टिंग कर रहे हो, ये सब हमको फेस में देखना पड़ता है। ठीक, इसी तरह से अगर दूसरा टॉपिक इसमें आगे देखेंगे तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एक टर्म होता है स्प्लीचेज, स्प्लीपेज, SPILLAGE। स्पिलेज, स्पिलेज का मतलब होता है कोयला गिरना। जैसे समझते हैं एक डंपर जा रहा है, ठीक है, डंपर में कोयला ओवरलोडिंग किया हुआ है, तो बगल बगल से थोड़ा थोड़ा कोयला निकल निकल के गिर रहा है ना। तो आप दूर से देखते हैं डंपर आगे वाला से कोयला गिरा, तो आप थोड़ा दूर रहते हैं, बोलते हैं देखो यार डंपर में ओवरलोडिंग किया हुआ है, कोयला का सीपेज हो सकता है, स्पिलेज हो सकता है, कोयला कभी भी गिर सकता है। तो उसी को बोलते हैं स्पिलेज। चाहे कोयला डंपर से गिरे, चाहे कोयला बंकर से गिरे, चाहे बेल्ट कन्वेयर से गिरे, चाहे आपका इससे गिरे, सबको हम लोग स्पिलेज ही कहते हैं। ठीक है, जैसे SDL से कोयला गिरना, LHD से कोयला गिरना, ठीक है, कंटिन्यूस माइनर यानी शटल कार से कोयला गिरना। ठीक है, ये सब में जब लोडिंग अनलोडिंग होता है तो साइड से गिर जाना, गलती से गिर जाना, इसको बोलते हैं स्पिलेज। जब स्पिलेज होता है तो वही कोयला के ऊपर में बार बार, आप देख जो रास्ता है, जिस रास्ता में कोयला गिर रहा है, अब उसी रास्ता से बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, पार हो रहा है, तो ये सब कोयला क्या होगा, चूरा चूरा हो जाएगा। ठीक है, चूरा चूरा हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, और वही पाउडर हवा में उड़ेगा फाइन पार्टिकल बन के। तो इसीलिए बोला गया है स्पीलेज कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ऐसा टब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्पीलेज के चांसेस कम होते हैं।
हॉलिड ट्रैक को हम लोग डीरेलमेंट से बचाते हैं। अगर डीरेलमेंट हो जाएगा तो पूरा का पूरा टब गाड़ी में कोयला लदा हुआ है गिर जाएगा, अब उससे दिक्कत होगा। चलो हम टब गाड़ी को तो उठा लेंगे लेकिन पूरा का पूरा कोयला को शायद साफ ना कर पाए, तो इससे भी और समस्या हो सकता है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट अगर है तो उसको प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाएगा, है ना, स्पीलेज से रोकने के लिए। बस यही सब चीज़ को पूरा पूरी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ ऐसा टर्म जो इसमें नहीं लिखा वो हम आपको समझाते हैं। एक सेकेंड, देखिए अगर कभी भी बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल होता है तो बेल्ट कन्वेयर जिस दिन बंद रहेगा ना, मान लीजिए एक दिन के लिए आज छुट्टी है, आज कुछ काम नहीं होगा या ऐसा है ब्रेकडाउन हो गया कुछ कंडीशन से, तो बेल्ट कन्वेयर को पहले तो खाली कर दिया जाएगा, एम्प्टी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से जितना भी कोयला है सबको निकाल लेंगे और उसमें हम पानी भर के रख देंगे सर, पानी भर के रख देंगे। आप में से कोई अगर सोच सकते हो सोचिए क्यों रखते होंगे पानी भर के बेल्ट कन्वेयर को। देखो अगर हम बेल्ट कन्वेयर को पानी भर के नहीं रखेंगे ना तो बेल्ट कन्वेयर में आग लगने के चांसेस ज़्यादा है, और एक बार अगर आग लग गया तो फिर उसको रोकने का उपाय नहीं होता है। कैसे समझते हैं, बेल्ट कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर के ऊपर में कोयला आना जाना कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोल डस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। अगर किसी कारण से इस पे एक बार आग लग गया और कोई आदमी ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है, क्योंकि छुट्टी का टाइम है ना सर, छुट्टी का टाइम में सब आदमी तो होगा नहीं, कम आदमी होगा माइंस में, तो यही वाला आग जो है वो फैलते फैलते पूरा बेल्ट कन्वेयर में लग जाता है। और जब कभी भी आग लगता है ना, तो आग लगने के बाद अगर कभी होलिका जलाए होंगे आप या कभी लकड़ी उकड़ी जलाए हैं तो देखते होंगे जब आग निकलता है तो फट फट के ऊपर में बहुत सारा चिंगारी और धुआं निकलता है। ठीक है, और वही चिंगारी और धुआं काफ़ी गर्म हवा फेंकता है, वही गर्म हवा कोल डस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर कोई गीला डस्ट भी है उसके आसपास में तो और ज़्यादा बढ़ाएगा, और वही आग हो सकता है पकड़ ले और कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग बेल्ट कन्वेयर या जो भी कभी हम रोकते हैं, अगर रोक के रखे हैं एक दिन या एक हफ्ता के लिए, ब्रेकडाउन हो गया कुछ ऐसा कंडीशन हो गया, तो उसमें हम लोग पानी भर के रख देते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, चलिए। इसके बाद बोला गया है कि अगर हम डस्ट कंप्रेस्ड एयर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो सक्शन इफेक्ट का होना चाहिए, है ना, ये सब कुछ चीज़ बोला गया। एयर ट्यूब से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो हम डस्ट एक्सट्रैक्टर का एग्जांपल दिए, डस्ट एक्सट्रैक्टर जो हम बोले कि जनरली दो टाइप का इस्तेमाल होता है, एक आता है सक्शन टाइप का जो जैसे वैक्यूम टाइप का आता है जो वैक्यूम क्लीनर, और दूसरा आता है आपका गमर टाइप का। गमर में क्या है सर, गोंद लगा रहता है, कोल्ड डस्ट एक बार बैठेगा तो फिर उखड़ेगा नहीं। और सेक्शन में क्या है, उस डस्ट को खींच लिया जाता है और एक जगह जमा करते हैं, फिर बाद में उसको खोल के हम दूसरा जगह फेंक देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा काम चलता है। उसके बाद बोला गया है कि जो भी जहाँ कहीं भी डस्ट को हम कलेक्ट करते हैं उसको एक रेगुलर इंटरवल पे हम जमा हटाते जाते हैं। ठीक है, टोटल कंटेनर को हम खाली करते जाते हैं। इसके बाद बोला गया है लोडिंग मूव ऑफ स्कीप शुड बी अरेंज्ड इन अपकास्ट शाफ्ट। आप समझते हैं अपकास्ट और डाउनकास्ट, और यहाँ पे देखिएगा स्कीप शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना। एक क्वेश्चन है मेरा, केज और स्कीप ये दोनों सेम है या अलग चीज है? केज या स्कीप ये दोनों एक ही पर्पस के लिए है, एक ही काम के लिए है, एक ही काम है दोनों का, या अलग अलग है? बताइएगा एक बार। चलिए अच्छा है, आपकी है तो इसका आंसर बताइएगा। मेरा आवाज़ तो सबको पहुंच रहा है ना? थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दो यार, लाइव में आया, लाइव क्लास कर रहे हो तो। एक तो बच्चा भी कम है ऊपर से। अरे यार, दिक्कत हो गया। ठीक है, देख लेते हैं। मेरे हिसाब से सेम है मगर ठीक है, चलो समझते हैं। देखो दोनों में हल्का सा अंतर है। क्या अंतर है सर? केज जो होता है वो मेन वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्कीप जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मटेरियल में क्या क्या आ सकता है? मटेरियल में कोयला आ सकता है, बालू आ सकता है, गिट्टी है, छड़ है, ये सब कुछ भेज रहे हैं, ये सब मटेरियल वाइंडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब कभी भी हमको मटेरियल वाइंडिंग करना होता है तो हम स्कीप बनाते हैं, यानी कि बड़ा केज बनाते हैं। केज आपका ऐसा रहता है जिसमें 10 आदमी ज़्यादा ज़्यादा जाएगा, 5 आदमी जाएगा, अगर मल्टी डेक वाला है तो ज़्यादा जा सकता है, 40-40 करके 80 आदमी। लेकिन अगर
स्कीप वाइंडिंग है तो उस वाइंडिंग के लिए एक अलग से शाफ्ट बनेगा जिसका बहुत बड़ा कुआं रहेगा, बड़ा सा कुआं जैसा रहेगा, ठीक है। अगर कभी आप देखे होंगे तो, नहीं देखें तो कभी देखिएगा, हुलक के झाँक के, बड़ा सा कुआं जैसा रहेगा और उसमें से बड़ा सा ट्रॉली आएगा जाएगा, इतना बड़ा रहेगा कि आपको लगेगा कि इसके अंदर में एगो ट्रक रह सकता है, एचडीएल रह सकता है, ऐसा आपको लगेगा। तो वही चीज़ को कहते हैं स्कीप। तो स्कीप वाइंडिंग हमेशा अपकास्ट शाफ्ट में किया जाता है। एक होता है डाउनकास्ट शाफ्ट, एक होता है अपकास्ट शाफ्ट। डाउनकास्ट से हवा जाता है नीचे और अपकास्ट से ऊपर आता है। तो बोल रहा है कि जिसको हम रिटर्न रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे हवा बाहर आ रहा है, उसी को हम स्कीप वाइंडिंग के लिए उसी को यूज़ करेंगे। यानी मटेरियल को लाने ले जाने के लिए हम लोग अपकास्ट शाफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अगर कोयला लेके जा रहे हैं ऊपर नीचे, तो कोयला कुछ ना कुछ जमीन में गिरेगा ही गिरेगा, कुछ ना कुछ डस्ट उड़ेगा ही उड़ेगा, कुछ ना कुछ मात्रा में कोल डस्ट बनेगा ही बनेगा। तो वही कोल डस्ट अगर हम डाउनकास्ट से ले जाते तो आदमी तक वही हवा उड़ उड़ के पहुंचता, और कोल डस्ट को लेने से निम्नोकोनोसिस नाम का एक बीमारी होता है, ठीक है। इसीलिए चलिए हम लोग अपकास्ट शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है सरफेस स्क्रीनिंग प्लांट या टिपलर है कहीं पे तो 50 मीटर अवे होना चाहिए इंटेक शाफ्ट से। ये क्वेश्चन बनता है सर। अगर मान लीजिए एक इंटेक शाफ्ट है, यानी कि डाउन का शाफ्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटेक भी कह सकते हैं। तो इंटेक शाफ्ट के 50 मीटर के दायरे में, कितने मीटर के दायरे में, 50 मीटर के दायरा में कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट नहीं होना चाहिए। मतलब स्क्रीनिंग प्लांट क्या होता है? जिसमें से कोल को निकाला जाता है, कोल को बड़ा बड़ा कोल, छोटा छोटा कोल को अलग अलग साइज किया जाता है, ग्रेडिंग वगैरह होता है। मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें डस्ट बने, ठीक है। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, प्लांट वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, वाशरी वगैरह, जिसमें डस्ट बने। इसीलिए 50 मीटर दूर तक कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आगे पॉइंट बोला गया है कि अगर ऐसा मान लेते हैं कि कोई माइंस है जो कि नेचुरली वेट है, ठीक है, तो नेचुरली वेट है तब भी हमको उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन देखना चाहिए। क्या क्या देखना चाहिए सर? कि कोयला पूरी तरह से, कोल डस्ट जो है पानी से भीगा हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो स्प्रिंकलर का छिड़काव कर सकते हैं, हम स्टोन डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टोन डस्ट बैरियर बना सकते हैं तो बनाना चाहिए। एक सेकेंड यार, कट गया है, कोई नहीं, जो लाइव क्लास कर रहे हैं अभी करते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, एक ग्रुप में लिंक सेंड कर पाए थे, एक में नहीं कर पाए थे। मेरे को लगा दोनों में कर दिए, हमको लगता है गलत में कर दिए हैं, तो कोई नहीं, निराश नहीं होइएगा, वीडियो लेक्चर आपको मिल जा रहा होगा। अभी आप वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो ठीक है, कोई नहीं, अभी बीच में क्या भेजेंगे, अभी एक ही बार। चलिए आ गए सब, एक मिनट, ठीक है। कुछ अब बेसिक चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। थिंक सबको आवाज़ एक बार आ रहा होगा, बता दीजिए, आ रहा, आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक बार बता दीजिए आवाज़ क्लियर आ रहा है सबका।
एक्चुअली बात ऐसा है कि एक ग्रुप में हम लिंक सेंड किए, एक ग्रुप में भेज भूल गए भेजना। तो कोई नहीं, आप वीडियो ही भेजेंगे उसको डायरेक्ट, बीच में आके भी ऐसा भी दिक्कत है तो ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ को आप समझते हैं, मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। चैप्टर देखो यार, डीजे देशमुख का वॉल्यूम 2 बड़ा ही मज़ेदार है। थोड़ा-सा आपको समय लगता है समझने में बेसिक चीज़ में। अब आपको समय नहीं लगेगा, आप 2-2 दिन में चैप्टर खत्म होते जाएगा, 2 दिन 3 दिन में मैक्सिमम, क्योंकि आप बेसिक चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। समझते हैं, देखो हम आपको बता रहे थे कि माइंस में हम लोग ऐसा मान के चले अगर कि कोई माइंस नेचुरली वेट है, ठीक है। तो नेचुरली वेट होने के बाद भी हम लोग कुछ चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे पानी का छिड़काव सही से हुआ है, नहीं हुआ है। जिस जगह पे वेट नहीं है, जिस जगह पे गीला नहीं है नेचुरली, उस जगह पे हम पानी का छिड़काव करेंगे, या फिर स्टोन डस्ट का छिड़काव करेंगे, या फिर स्टोन डस्ट बैरियर या वाटर बैरियर हम रख देंगे जहाँ पे एक्सप्लोजन का खतरा होता है, उस जगह पे, ठीक है। एक सेकेंड। अब स्टोन डस्ट बैरियर और वाटर बैरियर क्या होता है समझते हैं। स्टोन डस्ट बैरियर हम थोड़ा देर बाद बताएंगे, अभी आगे है, आने वाला है स्टोन डस्ट बैरियर, ठीक है ना। बाकी आप पढ़े ही होंगे यार कि सेल बना बना के अलमारी जैसा रख देते हैं, आपका स्टोन डस्ट इनकम्बस्टिबल मटेरियल पूरा डस्ट पाउडर फॉर्म में जमा करके रख देते हैं। जब एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो 165 से लेकर के 365 किलोमीटर मीटर तक का दूरी में ये पूरी तरह से आग को बुझाने का काम करता है। और दूसरा आता है वाटर बैरियर। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर बैरियर, इसको समझते हैं, ठीक। एक सेकेंड। वाटर बैरियर क्या होता है, एक मिनट, कैमरा ऑफ कर लें। हाँ, वाटर बैरियर क्या होता है समझते हैं। वाटर बैरियर जैसे मान लीजिए कि अंडरग्राउंड माइंस में हम डैम बना दिए, बनाया जा सकता है, हम पहले ही आपको बताए थे। या फिर ऐसा है कि कोई बैरियर है, ओल्ड वर्किंग है, ओल्ड वर्किंग में हम पानी भर के रखे हैं, पानी भरा हुआ है, तो वो भी मेरा एक बैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो स्टोन डस्ट बैरियर बना सकते हैं, वाटर बैरियर बना सकते हैं, डैम वगैरह बना सकते हैं, गार्डन सिस्टम अंडरग्राउंड माइंस बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे कभी आग जो है अगर लग गया तो आग वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, बीच में अगर पानी आ जाएगा तो कैसे फैलेगा। देखो वाटर स्पेयरिंग का एक बड़ा ही बड़ा डिसएडवांटेज है। हम अगर पानी छिड़कते हैं तो एक एडवांटेज, तो एक डिसएडवांटेज तो हम आपको ये बताएं कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। लेकिन माइंस में ऐसा दिक्कत नहीं है, माइंस में कितना भी पानी छिड़के, बट कोल्ड स्टॉक में हमको लिमिट में रखना पड़ता है, कोल्ड स्टॉक में उसको इवापोरेशन कराना पड़ता है। मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सब उससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत है अगर एक अंडरग्राउंड माइंस है और पानी का छिड़काव बार बार कर रहे हैं, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी आपको समझाते हैं क्या चीज़ है। ऐसा समझिए कि कल शाम को बारिश हुआ, ठीक है, कल शाम को बारिश हुआ, रात भर बारिश हुआ, भयंकर बारिश, और सुबह से हवा नहीं चल रहा, मजा वाला हवा, ठीक, मतलब गर्मी लग रहा है, धूप नहीं निकला, ऐसा नहीं कि पूरा धूप निकला कड़ा धूप, आप धूप में खड़ा तो आपको गर्मी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बादल किया हुआ है, लेकिन आप रोड पे टहल रहे हैं तो आपका माथा से पूरा पसीना चू रहा है, बॉडी से पसीना आ रहा है, पसीना सूख नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि यार हवा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा उमस हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उमस हो गया है। तो सर ये उमस क्या है, ये ह्यूमिडिटी है। उमस क्या है, ह्यूमिडिटी है, पहले ही हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। टेम्परेचर और वाटर वेपर का जॉइंट इफेक्ट होता है। तो वाटर वेपर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रात भर पानी आए, अभी इवापोरेशन हो रहा है, और वही इवापोरेशन वाला रास्ता में आप टहल रहे हैं मस्ती से, तो भैया वही वाला इवापोरेशन जो पानी गर्म हो के निकल रहा है वहाँ से, भाप बन के उड़ रहा है, उसी भाप में तो आप ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो भाप तो गर्म ही रहता है ना। जैसे आप चावल चढ़ाएं चूल्हा में, चावल चढ़ाएं, उसके बाद उसका ढक्कन हटा रहे, उसमें से जो भाप निकल रहा हो, भाप तो कभी कभी आपका हाथ जला देता हो, तो गर्म लगता है। तो इसी तरह से ह्यूमिडिटी जो है ये माइंस के लिए अच्छा बात नहीं है, माइंस में गर्म लगता है। जैसे उड़ीसा का एग्जाम्पल दिए होंगे, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिए होंगे, कुछ और क्षेत्र का एग्जाम्पल दिए होंगे, तमिलनाडु साइड का। वहाँ पे क्या है, समुद्र के किनारे बसा हुआ कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो माइंस में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आदमी सही से काम नहीं कर पाएगा, आदमी का पसीना नहीं सूखेगा, बहुत जल्दी थक जाएगा, उसको पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, वो कितनों पानी पिएगा, हर 1 घंटा में बोलेगा हमको पानी तो पिएंगे, ठीक है, 2 लीटर तो कम पड़ जाएगा, 10-12 लीटर पी जाएगा। तो इसीलिए इस सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए भैया पानी तो छिड़कना है, पानी छिड़केंगे। या तो इसको उपाय कर सकते हैं कि स्टोन डस्ट हम छिड़क सकते हैं, इसका एक दूसरा हम अल्टरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास स्टोन डस्ट भी नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब तो हमको पानी ही छिड़कना पड़ेगा, वाटर स्प्रे ही करना पड़ेगा। लेकिन इस वाटर में हम कुछ केमिकल मिला देते हैं, ठीक है, इस पानी में हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल मिला देते हैं। ये केमिकल क्या करेगा, केमिकल पानी को ज़्यादा देर तक गीला रखेगा। यानी एक बार आप छिड़क दिए, अगर मान लीजिए आपको हर दिन आपको 2 बार पानी छिड़कना पड़ रहा था, 2 बार,
पूरा 24 घंटा का शिफ्ट में, ठीक है। तो हो सकता है कि केमिकल डालने के बाद दिन भर में एक बार भी पानी छिड़क रहे हैं ना तो काफ़ी है, इनफ हो जा रहा है, काफ़ी है, ठीक है। तो केमिकल छिड़कने के बाद आपको पानी कम छिड़कना पड़ रहा है। जब पानी कम छिड़कना पड़ रहा है, स्प्रे कम करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में माइंस में ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में रह रहा है। तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल में रहता है, वाटर स्प्रे अगर हम कर रहे हैं उसमें कुछ केमिकल मिला दिया जाए तो, ठीक है। कुछ केमिकल है, उसका नाम हम आपको बता देते हैं, जो कॉमन केमिकल है, ठीक है। उसका नाम है, एक होता है कैल्सोलीन, समझाते हैं, कैल्सोलीन ऑयल। एक तेल आता है सर, ठीक है, एक तेल आता है कैल्सोलीन ऑयल। इसको अगर हम पानी में मिला दें, ठीक है, तो पानी में मिला के अगर हम छिड़कते हैं तो ये पानी को चिपका के रखता है सरफेस में, बहुत देर तक चिपका रहेगा। मतलब एक बार आप छिड़क दिए तो आपको 2 से 3 दिन सोचना नहीं है पानी छिड़कना को लेके। तो ह्यूमिडिटी एकदम कंट्रोल में रहता है। कैरोसिन ऑयल ये कॉमन एग्जांपल है जिसको बहुत ज़्यादा माइंस में इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि इसके बाद और भी बहुत सारा है, भरा पड़ा है एग्जाम्पल, अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो भरा पड़ा है। जैसे बुक में दिया होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, एक है कूलेस्ट X5, ठीक है। इसके बाद एक आता है सेल नॉन आयनिक डिटर्जेंट ना। तो ये सब बहुत सारा केमिकल है। इस केमिकल को छिड़क देने से क्या होता है, इस केमिकल को छिड़क देने से वाटर को बहुत देर तक चिपका के रखता है, गीला रखता है, ठीक। तो इसमें से एक नाम तो याद होना ही चाहिए, कैल्सोलीन ऑयल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। इसको हम बहुत लंबा टाइम तक यूज़ करते हैं, ये रिकमेंडेड है सर, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कैल्सोलीन ऑयल। कैल्सोलीन ऑयल प्लस पानी बराबर ह्यूमिडिटी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारा नाम लिखा है, देखिए कूलेस्ट लिखा है, कूलेस्ट X5 लिखा हुआ है, सेल नॉन आयनिक डिटर्जेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब केमिकल और भी दिया हुआ है, कैसोलिन ऑयल, ये इसको हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे झरिया कोलफील्ड है, रानीगंज कोलफील्ड, इसमें ज़्यादातर हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, कैल्सोलिन ऑयल। कैल्सोलिन का अलग अलग अमाउंट आता है, तो उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे जितना पानी का ज़रूरत है, ठीक है। तो कैल्सोलिन याद होना चाहिए यार, कैल्सोलिन बार बार कह रहे हैं, कैल्सोलिन याद होना चाहिए, ठीक है। कैल्सोलिन ऑयल का क्या काम होता है ना, पानी में छिड़कते हैं, चलिए, पानी में मिला के हम छिड़कते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे रैंडम, क्योंकि आपका ध्यान है कि नहीं थोड़ा देख लें, चेक कर लेते हैं, हाँ। कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको फटाफट आंसर देना है। मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर कोई शाफ्ट है, ठीक है, और ये इनटेक रास्ता की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके कितना मीटर के दायरा में कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट, ऐसा कोई जगह जहां डस्ट बनता हो, नहीं होना चाहिए। इनटेक शाफ्ट के यानी डाउनकास्ट शाफ्ट के कितना मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे डस्ट बनता हो, जैसा स्क्रीनिंग प्लांट हो गया, फैक्ट्री हो गया, कुछ ऐसा काम जो जिससे कोल डस्ट या कोई भी डस्ट बनता हो। बताइएगा आंसर, फटाक से बताइएगा, कोई ऑप्शन नहीं देने वाले हैं। 80 मीटर बता रहे हैं, 50 मीटर कह रहे हैं सर, रेगुलेशन में 80 है। अच्छा 80 है तो अब हमको रेगुलेशन नंबर बता दीजिए, हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। डीजे देशमुख में 50 दिया हुआ है, लेकिन आपको रेगुलेशन में अगर दिया हुआ है तो रेगुलेशन का बात ही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार बता दीजिएगा रेगुलेशन नंबर, नहीं तो अभी फिलहाल हम 50 मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए रेगुलेशन में अगर होगा तो आप सुधार लीजिएगा। 50 मीटर, 50 मीटर के दायरे में कोई भी इनटेक रास्ता में नहीं होना चाहिए कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट वगैरह, ठीक है। चलिए ओके, बाकी तो हम अभी आपको पॉइंट वाला कुछ कुछ पढ़ाए थे, बाकी तो कॉन्सेप्चुअल था, हाँ कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल था, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए पानी में एक तेल मिलाते हैं, पानी में एक तेल मिलाते हैं, जिसके बाद इसको स्प्रे करेंगे तो ह्यूमिडिटी का खतरा कम हो जाता है। उस तेल का नाम बताइए जो रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, झरिया कोलफील्ड, रानीगंज कोलफील्ड, सब ज़्यादातर कोलफील्ड में इसी का इस्तेमाल होता है। उस तेल का नाम बताइएगा। कैलोसिन ऑयल, जी बिल्कुल, ठीक है, जी बिल्कुल, हाँ सॉरी कैल्सोलिन ऑयल, कैल्सोलिन ऑयल। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मेजर अगेंस्ट डस्ट CMR 123 दिया हुआ है, ये 1957 के हिसाब से दिया हुआ है, तो ये रेगुलेशन नंबर अपना हिसाब से सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट का थोड़ा सा लोचा है ना, लोचा लफड़ा, इसको सुधारिएगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं अभी नहीं है, बाकी देखते हैं ना, आगे मिलेगा तो बताएंगे। सबसे पहले बोला गया है कि चेन ऑफ कोल कटिंग मशीन
विल बी ऑलवेज ऑक्युपाइड विद सेट ऑफ पिक्स। देखिए कुल मिला करके क्या बोला हम समझाते हैं। कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। कह रहा है कि भैया जो कोल कटिंग मशीन है उसका जो छुरा होता है ना, छुरा छुरा इसको हमेशा धारदार रखेंगे। इसके बाद हमेशा जेट ऑफ वाटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी वाटर का स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे जब कभी भी काम होगा तब। उसके बाद डस्ट एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। डस्ट एक्सट्रैक्टर के बारे में आपको बताएं हम, ठीक है। कहीं पर भी अगर हम पानी छींटते हैं तो जो फेस है जहाँ पे मेरा काम चल रहा है, या फिर फेस वर्किंग या वर्किंग प्लेस या फिर फेस, इसके 60 मीटर के दायरे में, कितना मीटर के दायरे में, 60 मीटर के दायरे में पानी का छिड़काव करेंगे। और हम ये ध्यान रखेंगे 30% बाई वेट, ठीक है, 30% बाई वेट कम से कम पानी होना चाहिए। यानी कि ऐसा है कि हम 1 किलो पानी में, 1 किलो पानी में हम 1 किलो कोयला में, सॉरी 1 किलो कोयला में हम पानी का छिड़काव किए, ठीक है। तो इसमें से 1 किलो कोयला नहीं कहते हैं इसको, ऐसा समझते हैं कि 700 ग्राम अगर कोयला है तो 300 ग्राम पानी होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 30% बाई वेट, ठीक है। भार के हिसाब से कम 30% तक पानी रहे, इतना गीला करेंगे। मतलब इतना गीला करेंगे, इतना गीला करेंगे कि थोड़ा सा भी डस्ट नहीं बने। 30% बाई वॉल्यूम बाई वेट इसमें पानी का मात्रा होना चाहिए। कितना दूरी तक, 60 मीटर दूरी तक, ध्यान रखिएगा। 60 मीटर दूरी तक, चाहे फेस हो चाहे वर्किंग प्लेस हो, हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम स्टोन डस्ट का छिड़काव कर रहे हैं तो स्टोन डस्ट में हमको कुछ चीज़ देखना पड़ेगा। 75% इनकम्बस्टिबल मैटर अगर उसमें है, ठीक है, तो 30% वॉलेटाइल मैटर से कम रहेगा। तो जैसे 30% वॉलेटाइल मैटर से कम रहेगा तो 75% इनकम्बस्टिबल मटेरियल रहेगा, तो काम चल जाएगा, ठीक है। कंबस्टिबल मटेरियल, अब ये क्या चीज़ है समझते हैं। देखो ऐसा है कि हम स्टोन डस्ट का छिड़काव करना चाह रहे हैं। अब स्टोन डस्ट का जांच किया जाएगा। स्टोन डस्ट में जितना भी स्टोन होता है उसमें से कम 75% स्टोन ऐसा होना चाहिए जो किसी भी हालत में नहीं जले, चाहे टेम्परेचर कितना भी क्यों ना हो। तो वही बोला गया है कि अगर किसी जगह पे कोयला अगर हम जांच किए, कोयला या कार्बोनेसियस मैटर, रूफ है, सेल है, कुछ भी है, उसका जांच किए, जांच करने के बाद पता चला 30% वोलेटाइल मैटर से कम है, तो 75% से कम नहीं होना चाहिए इनकम्बस्टिबल मटेरियल। जो भी स्टोन डस्ट का हम छिड़काव कर रहे हैं उसमें, जो भी स्टोन डस्ट का छिड़काव कर रहे हैं उसमें 75% से कम नहीं होना चाहिए। और यही वाला 30% वॉलेटाइल मैटर से ज़्यादा है तब कितना हो जाएगा बताइएगा। 75% तो चलो हम बता दिए कि इनकम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए। अगर 30% वॉलेटाइल मैटर से कम है तो कम से कम 75%। अगर 30% वॉलेटाइल मैटर से ज़्यादा है तो बताइएगा कितना होना चाहिए। 85, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 85% बिल्कुल सही। 30% से ज़्यादा है तो कम से कम 85% इनकम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, है ना, इनकम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए। आगे बोला गया है कि सिलिका का परसेंटेज 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्री सिलिका परसेंट, फ्री सिलिका मतलब सिलिका को हम अलग से काउंट कर रहे हैं, अलग से स्पेसिफिक बहुत सारा चट्टान है इसमें सिलिका परसेंट होता है। अगर ये होता है तो बड़ा दिक्कत है, ठीक है। क्या क्या दिक्कत है समझते हैं। एक है पायराइट, एक है सिलिका, है ना, और एक आध गो और चीज़ है, जैसे अभी दो ही याद आ रहा है, दोनों समझते हैं। ये दोनों चीज़ ना आँख के लिए, लंग्स के लिए, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, गला का पाइप के लिए, गला नली के लिए, ये सब के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है, पायराइट और सिलिका। होने का तो भैया कोल डस्ट भी ख़राब है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा ख़राब है। समझाते हैं कैसे। देखो पायराइट एक ऐसा डस्ट होता है जो जनरली लिग्नाइट कोल में पाया जाता है। लिग्नाइट कोल का अगर आप माइनिंग करेंगे तो उसमें पायराइट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और यही पायराइट से जानते हैं क्या बनता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हल्का आइडिया देते हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड अगर पूरा कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहे और उस सल्फ्यूरिक एसिड में अगर कोई आदमी अपना गलती से हाथ घुसा देता है तो उसका हाथ का पूरा चमड़ा गल के ख़त्म हो जाएगा, खाली हड्डी बचेगा। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बनता किससे है, ये बनता है पायराइट नाम का डस्ट से। पायराइट एक निकलता है, आयरन पायराइट या बहुत सारे पायराइट का टाइप्स होता है, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो इससे सल्फ्यूरिक निकलता है। पूरा पूरी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक, छुएंगे तो जल जाएगा, ऐसा नहीं है।
उसका डस्ट का मात्रा अगर कभी आँखों में गलती से चला गया, तो आँख में जाने के बाद क्या होता है, आँख में इचिंग शुरू हो जाता है। अगर कम मात्रा में है, कम टाइम तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लंबा टाइम तक कोई आदमी काम कर रहा है, तो आँख उसका फटने लगता है, आँख में दरार दिखने लगता है, लाल-लाल दिखेगा पूरा आँख उसका। तो आँख में जाता है तो आँख को प्रॉब्लम करता है। उसके बाद अगर नाक के ज़रिए लंग्स में जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह से सिलिका अगर लंग्स में चला जाएगा तो लंग्स को खराब कर देगा। उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन यानी लंग्स जो है उसमें बहुत छोटा-छोटा छेद होता है, वो छेद अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए सिलिका परसेंट को अलग से नापा जाता है। सिलिका परसेंट बोला गया है कि फ्री सिलिका 5% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? 5% से ज़्यादा नहीं होगा। और जो भी स्टोन डस्ट होता है उसका हर 3 महीने के अंतराल पे जाँच किया जाता है। स्टोन डस्ट क्या है? जिसको आप छिड़कना चाह रहे हैं माइंस में, उसको स्टोन डस्ट कहते हैं। इसका जाँच कैसे होता है? एक तो सिंपल सा तरीका है कि उसको हाथ में लीजिए, हाथ में लेने के बाद फूँक के उड़ा दीजिए। अगर वो पूरा पाउडर-पाउडर हो जाता है, जैसे नाइसिल पाउडर हाथ में छिड़किए और उसको फूँक के उड़ाइए, जैसे एकदम पाउडर-पाउडर हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये स्टोन डस्ट को लेके हाथ में फूँक के मारिएगा तो पूरा-पूरा पाउडर जैसा उड़ जाना चाहिए, पूरा बादल बन के उड़ जाना चाहिए। अगर नहीं है, ज़मीने में गिर जा रहा है, पत्थर जैसा गिर जा रहा है, तो उस कंडीशन में दिक्कत है। उस कंडीशन में स्टोन डस्ट को सरफेस में ले जाके सुखाया जाएगा और फिर चेक किया जाएगा। अगर यही स्टोन डस्ट का कलर चेंज हो गया है, ठीक है? होना चाहिए व्हाइट और हो गया ग्रे टाइप का, तो इसको फिर हम सुखाएँगे-उखाएँगे कुछ नहीं, इस स्टोन डस्ट को फेंक देंगे। इस स्टोन डस्ट का फिर कोई काम नहीं है। इस स्टोन डस्ट को हम एक काम कर सकते हैं, बोरा में डाल के जब हम रोबस्ट स्टॉपिंग बनाएँगे तब इस्तेमाल करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है, रोबस्ट स्टॉपिंग में इनमें से कौन-सा मटेरियल का उपयोग किया जाता है? पहला है ब्रिक, दूसरा है स्टोन, तीसरा है सैंड और चौथा है आयरन। बताइएगा, रोबस्ट स्टॉपिंग बनाने के लिए इनमें से कौन-सा चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बताइएगा इसका आंसर। शायद हम इसके बारे में बता चुके हैं। बिल्कुल बताएँ, बिल्कुल याद आ गया हमको। हाँ, बताए हैं। देखते हैं आपका मेमोरी। बालू सैंड, जी बिल्कुल, बालू सैंड, है ना? रोबस्ट स्टॉपिंग के बारे में हम आपको बताए थे कि कुछ नहीं करते हैं, बालू का बोरा भर-भर के एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं और कितना मीटर मोटा होता है इसका थिकनेस बताइएगा? बालू का बोरा का जो मोटाई रहता है, पूरा रख-रख के कम से कम कितना मीटर मोटा होना चाहिए? रोबस्ट स्टॉपिंग। चलिए, 4 मीटर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, 4 मीटर होना चाहिए, ठीक है? 4 मीटर होना चाहिए, है ना? तो हम आपको बता रहे थे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, याद है कि नहीं थोड़ा देख लें। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी जगह 30% से कम वोलेटाइल मैटर होता है, तो इनकम्बस्टिबल मटेरियल में, मतलब स्टोन डस्ट में इनकम्बस्टिबल मटेरियल कितना होना चाहिए? कितना से कम नहीं होना चाहिए, वही सेम चीज़ देख लेते हैं। 75%, जी बिल्कुल, 75%। अगर 30% से ज़्यादा वोलेटाइल मैटर है तब बताइएगा स्टोन डस्ट में इनकम्बस्टिबल मटेरियल का मात्रा कितना से कम नहीं होना चाहिए, बताइएगा। अगर 30% से ज़्यादा है वोलेटाइल मैटर तब। 85%, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 85% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेरा अगला क्वेश्चन है, फ्री सिलिका का परसेंटेज, फ्री सिलिका का परसेंटेज कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? फ्री सिलिका का परसेंटेज कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम बता रहे थे आपको जनरली कि स्टोन डस्टिंग का जो जांच है वो 3 महीना के अंतराल पे किया जाता है, ठीक है? 3-3 महीने के अंतराल पे स्टोन डस्ट का जांच किया जाता है। जांच कैसे करते हैं हम आपको सिखा बता दिए। सबसे पहले तो उसको हाथ में उठाएँगे मुट्ठी में और फूँक मार के देखेंगे हवा का डायरेक्शन में। अगर वो पूरा फैल जा रहा है बादल की तरह तो समझेंगे सही है। अगर फैल नहीं रहा है, गिर रहा है, तो इसका मतलब उसमें मॉइस्चर आ चुका है, नमी आ गया है। तो उसको हम जैसे अचार सुखाते हैं धूप में, वैसे ही बोरा में ले जाके उसको पसार के सुखाएँगे धूप में, ठीक है? सूख जाने के बाद फिर वहाँ एक बार ट्राई कर लेंगे यही वाला मेथड, सही है तो फिर ले आएँगे नीचे। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कलर चेंज हो गया, व्हाइट से ग्रे हो गया, तो कलर चेंज हो गया तो मतलब समझ जाएँगे कि वो खराब है। फिर उसको हम रोबस्ट स्टॉपिंग में सैंड की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आध बोरा भर के रख देंगे कहीं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे, फिर उसका कोई काम नहीं है, ठीक है? या फिर भरने के लिए ये बनाते हैं, स्टॉपिंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें भरने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक टर्म है यहाँ पे,
डस्ट कैन नॉट बी सप्रेस्ड टू सेफ लिमिट, डीजीएमएस में रिक्वायर द एवरी वर्कर एक्सपोज टू सच डस्ट शैल बी सुटेबल रिस्पायरेटर। यहाँ पे डस्ट रिस्पायरेटर के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे बताना चाहेंगे ग्रेवी मैट्रिक डस्ट सैम्पलर पर्सोनल डस्ट सैम्पलर। 1 2 देखो डस्ट कितना मात्रा में बन रहा है, यानी कोल डस्ट कितना मात्रा में बन रहा है, इसका जांच करना जरूरी होता है। इसका जांच करना जरूरी होता है, और ये जांच करने के 2 मेथड होते हैं। जनरली जो कोल माइंस में इस्तेमाल होते हैं वो 2 मेथड है। पहला मेथड है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर का प्रयोग। इसको अगर हम देखेंगे तो 113A ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर पूरा नाम है उसका, MRE ऐसे करके बोलते हैं, 113A MRE डस्ट सैम्पलर पूरा मॉडल है। तो पहला तरीका है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर से सैंपल लेंगे। ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसका डाटा देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि भैया इतना % इसमें डस्ट है। दूसरा है पर्सनल डस्ट सैम्पलर। पर्सनल डस्ट सैम्पलर क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि एक आदमी है जो कोई ऐसा जगह पे काम कर रहा है, लेबर है, वर्कर है, कुछ ऐसा जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे गर्दा बहुत ज़्यादा उड़ता है, माने कोल डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो क्या करेगा, वो आदमी का पीठ में चिपका देगा। जैसे एक मुन्ना माइकल करके कौन सा एक मूवी था यार, जिसमें अरशद वारसी सबके पीछे चिपका देता है फोटो, वैसे ही जितना आदमी वहाँ पे काम कर रहा है उसमें से कुछ कुछ आदमी को चुनेगा जो डस्ट में काम कर रहा है, कुछ डस्ट के कितना मीटर दूरी है, कुछ कुछ दूरी पे कुछ कुछ आदमी को चुनेगा, और उसके पीछे में क्या करता है, एक पेपर आता है, ठीक है, सैम्पलिंग पेपर, जैसे फिल्टर पेपर होता है ना, टिश्यू पेपर होता है, उसी तरह से बिल्कुल दिखता है वो भी सैम्पलिंग पेपर, उसमें सब कुछ चिपक जाता है। तो उसको पीठ में चिपका देगा, ठीक। और चिपकाने के बाद उसमें हल्का सा गम रहता है ना, उसका पीठ में कोई हाथ नहीं मारेगा, गम रहता है। तो जैसे जितना डस्ट उड़ेगा ना, उस जगह पे काम कर रहा है, तो उसका डस्ट उड़ते उड़ते उसका पीठ में चिपकते जाएगा, चिपकते जाएगा, चिपकते जाएगा, है ना। पीठ में, छाती में, कहीं पर भी चिपका सकता है वो पेपर को। तो पहले हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग पेपर का वजन कर लेते हैं। मान लीजिए सैम्पलिंग पेपर का वजन आया 50.05 ग्राम, ठीक है। सैम्पलिंग पेपर का ये वजन है, इसमें डस्ट वगैरह कुछ नहीं लगा, अभी नया नया जांच किए। अब हम क्या करेंगे, वो आदमी का पिट्ठू में चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद बोलेंगे जाओ भाई अपना जहाँ काम करता है काम करो। 8 घंटा वो ड्यूटी करेगा। 8 घंटा के बाद फिर वो आदमी का हम पीठ से यही वाला सैम्पलिंग पेपर को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही धीरे धीरे उखाड़ेंगे, क्योंकि इसमें गम लगा रहता है, तो एक बार डस्ट चिपक गया तो फिर इसको निकालना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, तो जल्दी उड़ता नहीं है। इसके बाद उसी सैंपल का, वही जो सैंपल पेपर है, इसका वजन फिर से करेंगे। अब मान लीजिए वजन आ गया 55.05 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम डस्ट है। ये बिना डस्ट का हम सैंपल लिए थे, बिना डस्ट का वजन किए थे। अब डस्ट उसमें चिपका जितना, उसके बाद वजन किए, तो दोनों को माइनस करेंगे तो डस्ट का मात्रा निकल जाएगा। तो अब हम समझ जाएंगे कि जिस जगह पे वो आदमी काम कर रहा है उस जगह पे इतना ग्राम डस्ट निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम दूसरा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल डस्ट सैम्पलर, और ये आज भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बैन नहीं किया गया है, ठीक है, पर्सनल डस्ट सैम्पलर। ओके, चलिए। तो यही यहाँ पे 3 महीना जो बोला गया है डस्ट का, मतलब बेसिकली जांच करते हैं हम लोग, 3 महीना नहीं, जांच करते हैं डस्ट का। तो सूटेबल रिस्पायरेटर या ऐसा, और रिस्पायरेटर क्या होता है इसको समझते हैं। जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, जिस जगह पे आदमी काम करेगा, करना ही चाहिए, उस जगह पे उसको डस्ट रिस्पायरेटर लगाना पड़ता है। मतलब नाक में एक डस्ट कैप टाइप का लगा लेगा, जैसे मास्क लगाते हैं, उसी तरह से डस्ट रिस्पायरेटर होता है, उसमें से कभी गर्दा अंदर नहीं घुसता है, ठीक है। इसी को कहते हैं डस्ट रिस्पायरेटर। ओके, चलिए बढ़ा दें, जो बोलिएगा आप लोग करेंगे, बताइएगा, बढ़ा दें कि रहने दें। प्लगिंग क्या होता है, MMT5, अच्छा 5%, अच्छा नॉट मोर देन 5%, बड़ा शॉर्ट में लिखता है सूरज, NMT5 नॉट मोर देन 5%, चलो ठीक है। एक पूछा था प्लगिंग क्या होता है, और दूसरा क्या पूछा था, हाँ डाल देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। चलो प्लगिंग समझते हैं। देखो प्लगिंग जैसे हम बताए ना आपको कि गम चिपका रहता है, उसी से सैंपल जो है उसमें जाके चिपक जाता है। प्लगिंग क्या होता है, बेसिकली वो सब सैंपल को कलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है।
मतलब उस जो सैंपल उसमें से घुस गया, जो मतलब एयर का डस्ट घुस गया उसमें, जो डस्ट कोल्ड डस्ट घुसा हुआ है, बस उसी डस्ट को हम निकालते हैं, नापते हैं, जो नाप जोखा करते हैं, उसको प्लगिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। बिल्कुल, आज इतना ही रखते हैं। अभी थोड़ा, अभी क्या है कि क्लास रफ्तार में नहीं है, चैप्टर आसान आसान है। पहले हम बेसिक इसीलिए क्लियर करा दिए हैं, ताकि अब क्या है कि अब आसान आसान हलवा हलवा चैप्टर है, तो आराम से धीरे धीरे कवर होते जाएगा, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में सबसे। ठीक है, ये वाला वीडियो लेक्चर हम डाल दे रहे हैं, जो देखना चाहता है फिर से देख लीजिएगा। सबको जय हिंद, जय हिंद सबको, जय हिंद।